अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज का शो बहुत ख़ास है और अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आज के शो में मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, तो जवाब है कि जी हाँ। आज एक ऐसी शख्सियत मधु हैं चाय ख़ाने में, जिनका मैं तो मद्दा हूँ ही, लेकिन एक जहान इनका मद्दा रहा है। और ना सिर्फ ये एक अच्छे मौसीकार, एक अच्छे गुलूकार, बल्कि जब मैं इनसे मिला तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक बेहतरीन इंसान भी हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप भी जज्बाती हो जाएंगे, क्योंकि आज आपकी बहुत सारी यादें वापस लौट आएंगी जब आप इनसे मिलेंगे और इनकी गुफ्तगू सुनेंगे। आज हमारे शो में मेहमान हैं मारूफ गुलूकार बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ, A1 फर्स्ट क्लास। थैंक यू, शुक्रिया कि आपने मुझे। सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें रौनक बख्शी हमारे चाय खाने को। जनाब तो बनी भाई कह सकता हूँ आपको। बहुत आपसे हमारा जो ताल्लुक़ कल्बी पुराना है ना, तो वो कोई किसी तरह की अजनबियत नहीं है और मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोगों को नहीं है। आप हमारी ज़िंदगियों में गीतों की सूरत में हमेशा शामिल रहे। कोशिश यही रही है। वाह वाह, क्या बात है। तो ये बताइए कि इन दिनों क्या हो रहा है? सबसे पहले बहुत दिनों बाद आपका कोई इंटरव्यू इस तरह से ऑन एयर हो रहा है, तो बल्कि मैं चाहूँगा कि बाकायदा गुफ्तगू से पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके बारे में हमने एक पैकेज बनाया है, वो हम अपने नाजरीन को दिखा दें और साथ में हमें ये बता दीजिए कि चाय में आप किस तरह का चीनी और पत्ती लेते हैं, तो फिर हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़। तो नाजरीन, एक छोटा सा पैकेज जिसमें आप को सिर्फ रिकॉल करवाना है कि बनी जो हैं उन्होंने किस तरह का काम किया और क्या उनका म्यूज़िक में स्ट्रगल और कंट्रीब्यूशन है, वो देखिए। वापस आकर हम फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। तेरी आँखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी मैं हूँ चंदा तुझे खोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। मचल मचल के सीने में मेरा दिल ये नगमा गाए, जैसे फूल पे भंवरा के जाने जा मंडलाए, दूर गगन पे कोयल बैठे मीठे गीत सुनाए, पंछी बैठा शाख पे मुझको तेरा नाम बताए। जी तो हसन, आपने सुन लिया, चाय जो है बेहतरीन होनी चाहिए। आज बनी भाई आए हैं और इनको ऐसी चाय पिलानी है कि ये दोबारा आए। इनको ये भी नहीं पता शायद कि मेरे स्टूडियो के दफ्तर में का जो किचन था वो हर वक्त गर्म पानी उसमें चढ़ा हुआ होता था। वाह। क्योंकि मैं दिन में कोई 25 एक प्यालियाँ पी जाता था चाय की। वाह। और जो भी आ रहा है
भाई चाय के बगैर आप नहीं जाएंगे। क्या बात है, वाह। अभी भी यही अभी भी यही है, अभी क्या भी बात यही। है, वाह वाह वाह। अच्छा, जिस जगह हम बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग में जहाँ हमारा ये स्टूडियो है, ये आपका पुराना ऑफिस भी रहा? हाँ, यहाँ था, लेकिन इधर नहीं जहाँ हम इस वक्त हैं, बराबर। दूसरे कोने में। जी, बिल्कुल दूसरे कोने दूसरे कोने में, बिल्कुल। तो आजकल क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। आजकल कुछ नहीं हो रहा। आजकल मैं ज़्यादातर कोविड की वजह से घर बैठता हूँ। घर से मैंने सीखने का तो हमेशा शौक था, जी। तो मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी आज से कुछ 1.5-2 साल पहले। अच्छा, तो अपने गाने जो हैं उनको मैं उनकी वीडियोस बनाता रहता हूँ, यूट्यूब पे चढ़ाता रहता हूँ। अच्छा, तो आपका ऑफिशियल चैनल जो है उस पर आप ये सारा काम डालते हैं? हाँ, ये डालता हूँ। और ऑफिशियल चैनल का नाम भी वही है जो इस बाहर वाली सड़क का है। अच्छा, मैरीवेदर रोड। मैरीवेदर रोड। वाह। और आप, मैंने देखा है कि कुछ हमारे जो आपके साथ के म्यूजिशियंस थे, उन्होंने अपने गानों को रीमास्टर्ड किया है, तो आपका कुछ प्लान है इस तरह का? नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा प्लान। मैं असल में, मुझे कैंसर के बाद मेरे वो रेडियोथेरेपी में मेरे ये वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए थे। अच्छा। तो अब मैं गा नहीं सकता, तो इसलिए अभी कोई प्लान्स नहीं है म्यूज़िक के हवाले से। ठीक है। अच्छा, आपने इतनी माशाल्लाह कैंसर के बाद अच्छे तरीके से रिकवर किया है, तो ये क्या, कौन सी क़ुव्वत-ए इरादी थी जिसने आपको मजबूत किए रखा? क्योंकि माशाल्लाह आप हंसती बोलती सदाबहार शख्सियत है, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ आप ऐसे ही। भाईजान, बात ये है कि जब आन पड़ती है ना तो भुगतना पड़ता है। सीधी सीधी बात है। मुझे याद है जब डायग्नोज हुआ था मैं, तो मेरी तो जान निकल गई थी। ऐसा था कि किसी ने ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से खींच दी है। और मैं जिसके पास जाऊं कि भाई कुछ बताओ मेरे साथ होना क्या है, नोबडी न्यू एनीथिंग। ये कब की बात है? ये 2013। किसी को नहीं पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि, एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा यार हर इंसान के जो मेटाबॉलिज्म है, जो जिस्म है, वो मुख्तलिफ रिएक्ट करता है मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कैंसर के। ठीक। तो बहरहाल अल्लाह का नाम लेके जाके एडमिट हो गए, ट्रीटमेंट हुई। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि बीमारी तो बीमारी थी, अच्छा, लेकिन बीमारी से ज़्यादा अज़ियतनाक इसका इलाज था। अच्छा। टेरेबल, हाँ, टेरेबल। हाँ। लेकिन बस वो कहते हैं ना, जब आन पड़ती तो भुगतना पड़ता है। ओहो, लेकिन माशाल्लाह अब आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से रिकवर हो गया सब। मैं रिकवर हो गया। बीच में कुछ छोटे मोटे सेटबैक्स होते रहे। फिर मुझे फालिज का अटैक हो गया था कुछ 2.5-3 साल पहले, और लेकिन माइनर। ठीक। वो वहाँ भी अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने कोई प्लानिंग की हुई है मेरे बारे में कि भाई तुझे मैंने अभी नहीं बुलाना, तू ज़रा थोड़ा और याद रहे। अच्छा, अब आपने माशाल्लाह इतना बेहतरीन आपका म्यूज़िक का कैरियर रहा, ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारी, अपनी मर्ज़ी से गुजारी आपने अपनी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी देखकर अंदाज़ा होता है कि आपने हमेशा आज़ादाना तरीके से रहना सीखा। बेशक। तो इस स्टेज पर जहाँ ऐसी जानलेवा बीमारियों के मरहले से भी आप गुज़रे हों, नॉस्टैल्जिया तंग नहीं करता? क्यों नहीं करता? When you reach my age, हर इंसान जो होता है, ये कुदरतन बात है कि अपनी जवानी को याद कर रखता है और फिर अपने आप को दिलासे दे, नहीं यार मैं तो अभी भी जवान हूँ। तो ऐसे ही है। लेकिन आप तो हमेशा अपने आप को बूढ़ा कहते हैं, जबकि हमें लगता है कि आप जवानों वाली ज़िंदगी अब भी गुजार रहे हैं। नहीं तो अभी भी, क्योंकि आपका हौसला बड़ा मजबूत है। नहीं, हौसले की बात नहीं। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरे जो 15-18 साल जो यूरोप में गुजरे हैं जी, उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। सही। टू बी इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करना। क्या बात। अभी मैं अकेला रहता हूँ, ठीक।
मैं खाना अपना खुद पकाता हूँ। वाह, सिर्फ सफाई अब मेरे से नहीं होती, नहीं तो एक ज़माने में मैं सारा झाड़ू पोछा ये वो मॉप शॉप सब कुछ खुद करता था। अच्छा, लेकिन यहाँ ज़रा मुश्किल है, यूरोप में हफ्ते में एक दफ़ा कर लिया तो चले जी खलास। यहाँ तो रोज़ करना पड़ता है। सही बात है। और गाड़ी भी आप खुद ड्राइव करते हैं? गाड़ी भी खुद ड्राइव करता हूँ। तो ये है, ये मैंने यूरोप में सीखा, सही। इंडिपेंडेंस। और मैं हैरान होता हूँ, खैर मैं क्या हैरान होऊंगा, लेकिन इट डज कम एज बिट ऑफ अ सरप्राइज जब लोग कहते हैं यार हमें चाय नहीं बनानी आती। ओह गॉड सेक यार, चाय नहीं बनानी आती। कोई कहता हमें अंडा नहीं उबालना आता। मैं ऐसे ही नालायक हूँ मैं भी। तो ये है। और मेरी एक वो है, आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग। अच्छा, तो मैं बहुत जल्दी कुछ ना फ्रिज में मेरा खाली हो, अच्छा। सिर्फ डबल रोटी पड़ी हो या कोई एक दो दालें छालें कुछ ऐसी चीज़ें हो, कोई चावल हो, मैं कुछ ना कुछ बना लेते। मैं बना लेता। वैसे अच्छा क्या बनाते हैं सबसे कुकिंग में आपको सबसे? मैं इटालियन खाने बड़े मज़ेदार ओह। बनाता हूँ, क्योंकि मैं इटली में रहा हूँ 3 साल, दो साल। अच्छा, और वहाँ एक मेरा दोस्त था। अच्छा। वो था शेफ़। अच्छा, तो उसने मुझे बड़ी मज़ेदार डिशेस सिखाई थी। वाह वाह, क्या बात है। तो वैसे यूरोप में आप सबसे ज़्यादा अरसा आपने किस मुल्क में गुजारा? सबसे ज़्यादा जर्मनी में। जर्मनी में। कितना अरसा रहे आप वहाँ? 5 साल। 5 साल। और 2 साल इटली में रहे? 2 साल इटली में, 2-3 साल तुर्की में, ग्रीस में था। और इंग्लैंड तो आना जाना ऐसे ही रहा था। आपका। नहीं, वो इंग्लैंड में, क्योंकि मेरा सारे घर वाले इंग्लैंड में रहते हैं। सही। कोई लंदन में है, कुछ वेल्स में है। तो वो उधर आना जाना तो इतना रहता था कि बल्कि मेरी जो वाइफ थी, जी। अभी तो खैर भी हमारी डिवोर्स हो चुकी, वो भी ब्रिटिश थी। अच्छा, सही। तो इंग्लैंड तो मैं तो कहता था मेरा ससुराल है। वाह वाह वाह। तो सबसे अच्छा कंट्री आपको दिल के करीब, जहाँ आपको लगा कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया रहने में? इटली। इटली। मुझे लगता है वो जो उनकी जो जमालियात है, एस्थेटिक्स, वो आपको बहुत अपील करती होगी। बहुत उनकी मौसीकी, मेरी जो मौसीकी है, जी। मुझे याद है जब मैं बच्चा था, ये मैं 60s की बात जी। कर रहा हूँ, तो नई नई फिल्में आती थी। और फिर पहले तो हॉलीवुड की आती थी, फिर आहिस्ते आहिस्ते इटालियन फिल्म्स आने लग गई। सही। उनकी मौसीकी ने मुझे इतना मुतासिर किया अच्छा, कि मैंने कहा यार एक दिन जाना है। ये मैं जगहें देखूँ। हाँ हाँ हाँ। और आप यकीन करें, मैंने वो जगहें देखी हैं, वो सीनरी पैनोरामास देखे हैं। अमाल्फी हो गया, लाइगूरिया हो गया, ये सारा मैं फिर घूमा हूँ। क्या बात, वाह। तो हाँ, आई वॉज लकी कि वहाँ मैं पहुँच गया। पहुँच गया आप। अच्छा, आपका बचपन तो सारा लाहौर में गुजरा और सारी इब्तदाई तालीम भी आपकी जी हुई। जी, लाहौर। तो लाहौर की यादें बचपन की क्या हैं जिस ज़माने में आप पढ़ रहे थे? ये 70s का ज़माना होगा? 60s का। तो क्या उस वक्त का लाहौर कैसा था? लोग कैसे थे? क्या उस क्या? वक्त का लाहौर तो बहुत ही आलीशान था। मैं रहता था कंटोनमेंट में, छावनी में। अच्छा, वहाँ जो आपके वालिद पाक आर्मी? वो आर्मी में थे, बल्कि मेरी वालदा भी आर्मी में थी। अच्छा। वो डॉक्टर थी। तो उस ज़माने में आबादी कम थी, अच्छा। बड़े बड़े घर थे। वो कॉन्सेप्ट ही था बड़े घरों का। ठीक। और ट्रैफिक बहुत कम थी। सही। ज़्यादातर साइकिल्स थे या टांगे थे, रेड़े होते थे। और गाड़ियाँ भी थी, लेकिन कम थी। तो बड़ा पीसफुल माहौल था। बाउंड्री वॉल्स नहीं थी। बाउंड्री वॉल्स नहीं थी? नहीं, वो बाड़ लगी होती थी, हेजेस। ओह। मुझे याद है पहला घर जो बनाया था वो थे ब्रिगेडियर असगर साहब, अच्छा। जो मॉडर्न किस्म का था। उसमें बाउंड्री वॉल कितनी ऊंची थी? इतनी, अच्छा। कोई 3 फुट की। अच्छा, दैट्स इट। वाह, ना चोरी होती थी, क्या बात। ना कोई बदमाशी होती थी। खैर बदमाशी तो वैसे भी कैंट में नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ मिलिट्री पुलिस बहुत घूमती थी। एक पुरअमन माशरा था। बहुत पुरअमन माशरा था। शाम को फैमिलीज खाना छाना खा के वॉक करनी सड़कों पे। क्या बात है।
जो मैंने कराची में ये नहीं देखा। उस ज़माने में भी? उस ज़माने में शायद नहीं, मैं तो बहुत ही कम कराची आया हूँ। हाँ। उस ज़माने में सिर्फ हम सामान यहाँ लेने आते थे, गिटार्स वगैरह, सही। क्योंकि वहाँ मिलती नहीं थी। सही। लेकिन आई रिमेम्बर 90s तक जी। लाहौर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में फैमिली शाम को वॉक करती थी हम खाना खाने के बाद। क्या बात है, वाह वाह। आपकी ये यादें जो हैं, इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, जी, वापस जी। आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू हो रही है बनी से, और आपका बचपन या आपका लड़कपन या आपकी जवानी, ये सारे अदवार में बनी के गीत आपकी ज़िंदगियों में शामिल रहे। आज हम उनको रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। जी, बात हो रही है बनी से। बनी, मैं इतना आपको जो है ना, जिसे कहना चाहिए ना, मैं स्पेस ले रहा हूँ कि जैसे हम दोस्त हैं, बनी भाई, बनी, इज परफेक्टली ओके। क्योंकि जो आपके साथ हमारा जो एक एसोसिएशन म्यूज़िक वाला है ना, उसमें हमने बनी भाई ही हमेशा जहन में रखा कि बनी भाई का गाना, बनी भाई की वीडियो, बनी भाई की चीज़ें। तो मैं तो उसी फेज ऑफ माइंड में हूँ ना, तो ये है। अच्छा, अब आपको चाय पिलानी है, चाय तैयार है तो अगर चाय तैयार है तो चाय पिला भाई दो। चाय फ़ौरन ले आएँ। अच्छा, लाहौर और कराची का मवाजना आप कर रहे हैं कि कराची बनिस्बत लाहौर के ज़रा कम यहाँ हमें वो अमन दिखाई दिया जो उस ज़माने में वहाँ हुआ करता था। मैंने 90s में तो यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े यहाँ तो खैर फिर मामलात बहुत ही बिगड़ गए। और लेकिन फिर आप जब कराची कैसे शिफ्ट हुए? लाहौर से आप यूरोप गए? नहीं, मैं असल में यूरोप से जब वापस मैंने देखें, दिस गोज बैक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अच्छा, मैं म्यूज़िक में 1973 से हूँ। ठीक है, ठीक है जी। अभी वो कितने साल हो गए मुझे तो याद भी नहीं। ठीक है। कैसे शुरू किया म्यूज़िक, कैसे आया इस तरफ, थोड़ा सा बताइएगा। वो बेसिकली मैं क्या कहते हैं, मैंने गाने का तो वैसे ही शौक था। ठीक है। कुछ लोगों ने तारीफें करी, यार तू तो बहुत अच्छा गाता है, वही क्लास फेलो तो ये उसी ज़माने में आपने वो जो अंडरग्राउंड बैंड्स होते हैं ये? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नहीं, वो अंडरग्राउंड वगैरह तो बहुत बाद में आए अच्छा, थे। अच्छा। ये बहुत बाद में आए थे। अच्छा, उस वक्त होते थे होटल्स, ओके, होटल्स में होते थे नाइट क्लब्स या सपर क्लब्स कहते थे ठीक हम है। उनको। ठीक, वहाँ फ्लोर शो भी होता था, बाहर से इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते थे, डांसर्स और एक्रोबैट्स और परफॉर्मर्स, अच्छा, और वहाँ डांसिंग भी होती थी ठीक। वेस्टर्न स्टाइल। क्या बात है, ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान नहीं, में ये ऐसा भी होता था था। कराची तो खैर लाहौर से भी 4 हाथ आगे था। अच्छा, बहुत सारी यहाँ मॉडर्न सोसाइटी थी हमारी। इट वाज अ वेरी मॉडर्न सोसाइटी, यानी- खुली सोसाइटी थी। हम्म, उस वक्त जिसने नमाज पढ़नी है, थैंक यू। जिसने इबादत करनी है, वो करता था। ठीक, यानी कि इतनी वो नहीं थी, वो रेडिकलिज्म अच्छा। भाव। और वहाँ पे क्या कहते हैं, पीपल वर मोर लिबरल। अभी तो तो यानी हम तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा हम पीछे चले गए। हम पीछे गए। हम आगे नहीं बढ़े, हम पीछे चले गए। यानी 60s और 70s में हम लिबरल थे, रोशन ख्याल सोसाइटी थी। बेइंतहा रोशन ख्याल सोसाइटी थी, लेकिन ये भी नहीं कि वल्गर सोसाइटी। बिल्कुल सही, बड़ी अपनी तहजीब के साथ। तहजीब के साथ, तहजीब के अंदर हमारी सोसाइटी थी। कराची में बहुत बड़ा ये एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री थी। ये आपका मेट्रोपोल जो गिरा जी, दिया है इन्होंने, यहाँ वो इनके एक डिस्कोथेक होता था, एक सबर क्लब होता था पीसी में, जो उस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल कहलाता था। यहाँ नसरीन रूम होता था, वाह, विच वॉज देयर सपर क्लब। आप ये सब मेमोरीज लिखते क्यों नहीं किताबी शक्ल? नहीं जी, मैं क्या किताबें लिखूंगा, मैं पेशेंस नहीं है किताब का। और अच्छा।
लाहौर में 3-4 थे, फ्लैटीज होटल था, फ्लैशमैन होटल था पिंडी में, और इंटरकॉन्टिनेंटल्स थे वहाँ, और तो वहाँ ये म्यूज़िक होता था। ठीक है। अच्छा, मैं म्यूज़िक के अंदर कैसे मुझे जुनून चढ़ा कि आई रिमेंबर आई वाज 13 और 14 ईयर्स ओल्ड, बड़ी पुरानी बात है, 66-67 की बात है। तो वहाँ एक डिस्कोथेक खुल गया। अच्छा। लाहौर में। अच्छा। अब हमने सुना, बड़ा था, पढ़ा कॉमिक्स वगैरह में, मैगजीन में था डिस्कोथेक, हमें पता नहीं था डिस्कोथेक क्या होता है, ये पता था कि मौसीकी से वाबस्ता है वो। तो खैर, चाय भी लें साथ साथ? हाँ मैं ले रहा हूँ। चले गए हम 2-3-4 दोस्त। अच्छा। वो एक आइसक्रीम पार्लर होता था ये शादीन बिल्डिंग में, मेन माल रोड के चेरिंग क्रॉस पे, वो हाईको नाम था, हैप्पी आइसक्रीम कंपनी। वो अच्छा। मेरा ख्याल अभी भी कहीं है अच्छा। पंजाब में, लेकिन अभी मेरा ख्याल, मैंने सुना लीवर ने ख़रीद लिए वो, वॉल्स वालों ने। अच्छा। तो वो थी, और उनके बेसमेंट में इन्होंने डिस्को खोला। अच्छा। और इन्होंने कराची से एक बैंड मंगवाया, ग्रुप मंगवाया, उस ग्रुप का नाम था द बग्स। अच्छा। अच्छा, ये जो बग्स नामी ग्रुप था, ये बीटल्स के गाने गाते थे। उस जमाने में तो बीटल्स का तो क्या चर्चा बात था है। पूरी दुनिया वाह। में। बेशक। और बीटल्स की बहुत अच्छी, यानी कि उनके गानों की नकल उतारते थे। अच्छा। और वो खुद बड़े अजीबो गरीब हिप्पी नुमा लड़के, ओहो। लंबे लंबे बाल, वो एक धोती पहन के आता था स्टेज पे, वाह। और एंड दे वर अमेजिंग म्यूजिशियंस। अच्छा। तो मैंने जब उनको सुना, मैंने कहा लो भाई यही काम करना हमने। क्या बात है, वाह। तैयार कर लिया। यही करना है। हाँ हाँ हाँ। तैयार कर लिया। सही। तो फिर यानी मैं इब्तिदा आपका म्यूजिक जो है वहाँ से होता है, वहाँ से इब्तिदा होती है, आपके अंदर का जो म्यूजिशियन है ना, वो वहाँ जागा था। वो वहाँ जागा था। ये बड़ा, वैसे बड़ा एक क्रिएटिव मोमेंट होता है कि आपको अगर ये पता चल नहीं, जाए। उस बैंड ने, दैट वाज सच अ, वो बड़ा ही, यानी कि उसमें कशिश थी, उनकी पर्सनालिटीज़ में, उनकी मौसीकी में। वैसे भी वो मौसीकी हमने बहुत सुनी थी, बीटल्स के गाने थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आया भी था मेरा ख्याल कोई 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद ये वापस कराची आ गए थे। अच्छा अच्छा, ये एक ज़िमनी सवाल जहन में आ रहा है, कभी बीटल्स ने कॉन्सर्ट किया पाकिस्तान में उस ज़माने में? क्योंकि हम तो थे नहीं, आप बताएंगे ना, इसलिए नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है, आई डोंट नो, मे बी माई मेमोरीज, नहीं, कॉन्सर्ट तो कभी नहीं किया। कॉन्सर्ट कभी नहीं किया। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी। अच्छा, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ बहुत रहा है, हमारी पूरी पॉप इंडस्ट्री उन्हीं के इन्फ्लुएंस से निकली ना। नहीं, नॉट नेसेसरी। अच्छा। क्योंकि देखिए, दुनिया को मुतासर किया है अमेरिकन और ब्रिटिश जी इंडस्ट्री ने। जी। ठीक है जी, जैज में इट वाज द अमेरिकन्स, पॉप में इट वाज द ब्रिटिश। तो सारी दुनिया मुतासर हुई है ठीक इनसे। ठीक। ठीक है जी, ये नहीं कि सिर्फ हम हुए हैं, ऐसा सिर्फ हम हुए हैं, या इंडिया हुआ है, या कोई और हुआ है, द होल वर्ल्ड। ठीक पीरियड। ठीक। तो क्या अच्छा, कहते हैं, वो ग्रुप वापस आ गया कराची? हाँ वो 1 वापस आ महीने। गया। अब आपने उसके बाद कैसे फिर आगे बढ़े आप अपनी प्लानिंग में? मैंने तो फिर, मेरी सिस्टर्स रहती हैं यूके में, जी। मैंने उनको तंग करना शुरू कर दिया। मेरी वालदा जाती थी हर साल अच्छा। उनको मिलने, मैंने तंग करना शुरू कर दिया, मुझे रिकॉर्ड्स भेजो इनके, अच्छा। बीटल्स के। अच्छा। मुझे वो कैसेट, वो टेप्स भेजो। टेप्स, हाँ। उस ज़माने में टेप होती थी, स्पूल्स। तो मेरी वालदा ले आती थी मेरे लिए, कभी 2 या कभी 3, अच्छा। कभी 4 रिकॉर्ड्स। फिर मैं क्या करता था, अपनी पॉकेट मनी जो मुझे मिलती थी, वो मैं बचा के, वहाँ माल रोड पे एक दुकान थी जो रिकॉर्ड्स बेचती थी। अच्छा। अभी नाम मेरे जहन में ठीक। नहीं आ रहा,
तो यहाँ एक ही कंपनी थी जो रिकॉर्ड्स मैन्युफैक्चर करती थी Okay. अंडर लाइसेंस, और वो थी EMI पाकिस्तान। ठीक है, उस वक्त और सिर्फ कोई? EMI थी। ठीक। और वो लेटेस्ट जो वहाँ के का काम होता था, क्योंकि देवर सिस्टर कंपनी ऑफ EMI इंटरनेशनल, ठीक है, तो वहाँ भी रिलीज हुआ, पाकिस्तान में भी हो गया। बिल्कुल ठीक। तो मैं उनके वो 45 RPM वाले छोटे रिकॉर्ड्स में ले लेता था, क्योंकि आई कुडंट अफोर्ड दी LPs, वो ज़रा महंगे थे, अच्छा, वो सुनता था। तो लेटेस्ट गाना जो इंग्लैंड में रिलीज हुआ है आहा, वो मेरे पास यहाँ मुझे मिल जाता था। ठीक। नॉट ऑल, लेकिन जो ज़्यादा बड़े जो मशहूर हो singers थे, टॉम जोन्स हो गया, एंगलबर्ट हम्परडिंग हो गया, बीटल्स हो गए, रोलिंग स्टोन्स हो गए, वाह वाह, ये उस ज़माने में यही थे। सही। तो यानी जिस ज़माने में ये आप पे ये खब्त कह सकते हैं इसको, जो सवार हुआ और आपने सोचा कि अब म्यूज़िशियन बनना है, तो वो जो हुलिये के मामलात थे और वो जो हिप्पी मिजाज था, वो भी कुछ, वो भी मैंने वो भी एक अच्छा। टाइम फ्रेम था। सही। लंबे लंबे बाल, ये 72, 73, 74 अच्छा। में लंबे बाल थे, बीड्स थे, वो क्या वाह। कहते हैं। तो घर वालों को कोई फिक्र नहीं हुई कि लड़का बिगड़ रहा है? नहीं, उनको तो फुल टाइम फिक्र थी, उनको फुल टाइम फिक्र थी। असल में मेरे वालिद साहब तो घर होते नहीं, खैर वो उस वक्त तक तो मेरे वालिद साहब रिटायर हो गए थे, लेकिन इनिशियली मेरे वालिद साहब होते नहीं थे, पोस्टिंग पे होते थे, कभी ईस्ट पाकिस्तान, कभी कश्मीर, कभी कहाँ। सही। तो मैं 2 दफ़ा तो बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ, वहीं लाहौर में, मेरा घर भी वहाँ, लेकिन मुझे बोर्डिंग में डाल दिया, ओए है, क्योंकि वो थे ही नहीं, पेरेंट्स थे ही नहीं वहाँ। सही। चलें, आपकी गुफ्तगू का सिलसिला इतना दिलचस्प है कि वक्त गुजरने का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आके फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। आज हमारे साथ हैं बनी। जी, गुफ्तगू हो रही है बनी भाई से, और आज जो चाय का लुत्फ़ आ रहा है ना नाजरीन, मैं आपको बता नहीं सकता। वाह 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 वाह, यकीन मानिए कि वो कभी कभी आपकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो शायद देखने वालों को लग रहा हो खुर्रम भाई आज ऐसे ही बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन ये सच है कि मैं दिल से आज बहुत खुश हूँ आपसे बात हो रही है। तो आप बता रहे थे कि फिर वो आपने हुलिया भी बना लिया, फिर मौसीकी भी शुरू की बनाना, फिर आगे किस तरह सिलसिला बना? 1970 में मैं इंग्लैंड गया। ठीक है। ये मैंने फिर वहाँ वो म्यूज़िक की एकेडमी में एडमिशन लेना चाहा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो वहाँ बहरहाल एक मेरे सिस्टर और उसके हस्बैंड के दोस्त थे, जानने वाले थी फैमिली जी, वो आए हुए थे, वो 2-3 दिन रुके थे। तो वो लड़का गिटार बजाता था, उनका बेटा। ठीक है। तो मैंने उसके साथ, उससे मैंने सीखे 2-3 कॉर्ड्स। ठीक है। वो जब मैंने कर लिया तो मैंने गाना बना लिया। अच्छा, कीड़ा फौरन? तो था वहाँ हाँ। कंपोजिंग का। अच्छा। 3 कॉर्ड्स पे मैंने गाना बनाया। मैंने वहाँ स्टूडियो एक किराए पे लिया। अच्छा, हाँ, वहाँ किंगस्टन में 3 म्यूजिशियंस लिए वाह। और मैंने रिकॉर्ड एक कट किया। ये किस सन की बात है? ये 1970। वाह वाह, अभी 4 कॉर्ड सीखने पे आपका ही आलम था। 3 तो क्या बात है। बहरहाल वो कर आके मैं वापस आ गया पाकिस्तान, क्योंकि कॉलेज स्टडी वो करनी थी। अच्छा। कॉलेज शुरू करना था। ठीक है। पाकिस्तान आ गया। फिर मैंने कहा यार यहाँ कोई बैंड ढूंढते हैं, ठीक है। कोई ग्रुप ढूंढते हैं। तो उस वक्त इत्तेफाकन 1973 में एक बैंड था लाहौर का, एजेस के नाम से। एजिस। हाँ, एजेस, AAYJAYS। वो उर्दू और इंडियन कंटेंट उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा,
स्टाइल उनका सारा वेस्टर्न था। नहीं, वो यही गिटार्स वगैरह बजाते थे, लेकिन ये सारे फिल्म इंडस्ट्री के लड़के थे। ठीक है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो मंजे हुए मंजे हुए, म्यूजिशियन होते हैं, और उनका इंडियन कंटेंट, उर्दू कंटेंट बड़ा था, लेकिन बिकॉज दे वर प्लेइंग इन अ नाइट क्लब, इंग्लिश कंटेंट जीरो था उनका। अच्छा। तो उधर जाके मैंने ऑडिशन दिया, तो 400 रुपये महीने पे मुझे उन्होंने रख लिया एज लीड सिंगर। वाह। और आप तो शायरी वायरी भी करते थे ना अंग्रेजी की? अंग्रेजी की तो मैं करता हूँ। हाँ, अच्छा। तो वो क्या कहते हैं, उधर मैंने शुरू किया, दैट वाज द बिगिनिंग। ओके। अच्छा 76 में, अच्छा फिर उनको छोड़ दिया। अच्छा। तनख्वाह पे लड़ाई हो गई। ठीक है। मैंने कहा मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, उन्होंने कहा नहीं। खुद वो 1000 रुपए लेते थे, अच्छा। मुझे 400 रुपये रखा होता। अच्छा, वो भी बड़ी रकम थी उन दिनों में। सही बात है। तो मैंने छोड़ दिया उनको। मैं माँ के पीछे पड़ गया कि मुझे एक सिंगिंग यूनिट चाहिए, ओके। क्योंकि पहला सिंगिंग यूनिट मैंने जब सुना लाहौर इंटरकॉन्टिनेंटल में, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अच्छा। कहा यार ऐसी भी इंसान की आवाज़ हो सकती है। उस वक्त 2 ही थे, एक कराची में था यहाँ मेट्रोपोल पे, अच्छा। और एक लाहौर में। ठीक। मैंने कहा ये मुझे चाहिए। ठीक। बस रोने धोना ये वो, घर के में लाडला तो था मैं। हाँ। तो मेरी वालदा ने वो 6,000 रुपये का खरीदा। 6,000 रुपये उस जमाने में बहुत पैसे थे उस बहुत बड़ी जमाने रकम, में। बहुत बड़ी रकम थी। और मेरी डिमांड बढ़ गई। अच्छा। सारे बैंड्स कह रहे हैं नहीं नहीं आप हमारे साथ आके गाएं, आप हमारे साथ, क्योंकि मेरे पास वो सिंगिंग यूनिट था। क्या था, आजकल हम उसको एको कहते हैं। सही। बहरहाल जिसने मुझे वो, मैं एक और बैंड के साथ चला गया, फ्लैशबैंड्स बजाया इंटरकॉन्टिनेंटल लाहौर। तो अजहर हुसैन जो आजकल जी। बहुत बड़ा कीबोर्ड प्लेयर है, जी। माइस्ट्रो जिसको मैं कहता हूँ, मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, वो मुझे आसिम अजहर के अब्बा। आसिम अजहर के वालिद साहब, तो वो मेरा बड़ा गहरा दोस्त है और पुराना दोस्त। मुझे वो कहते बड़ी वापस आ जा, तू वापस आ जा, तेरी तनख्वाह भी बढ़वा देता। उसकी मेरी शुरू से एक दोस्ती हो गई थी। अच्छा। वो मैंने उस बैंड को छोड़ दिया, मैं इधर आ गया ठीक है। इनके पास वापस। देन वी वेंट टू काबुल इंटरकॉन्टिनेंटल। अच्छा। काबुल इंटरकॉन्टिनेंटल से फिर मैं आगे निकल गया यूरोप। बैंड वापस आ गया, मैं आगे निकल गया अच्छा। इस्तांबुल के बाद आई वेंट ऑन टू जर्मनी। और वो इन मुल्कों के जितने वो क्लब वगैरह होते हैं वहाँ आप गाते रहे? मैं इस्तांबुल में तो मैं गा रहा था। ठीक है। हाँ, एज अ प्रोफेशनल इन अ प्रोफेशनल नाइट क्लब। किस शहर में थे आप? इस्तांबुल? इस्तांबुल। अच्छा अच्छा, तुर्की, सॉरी, बिल्कुल ठीक, तुर्की तुर्की, में। इस्तांबुल। और वो बड़ा अच्छा मोहल्ला था एयरपोर्ट के पास, येशिल कोए का। वहाँ एक नाइट क्लब था। ठीक। उधर वाह। मैं गाता था। फिर मैं जर्मनी चला गया। ठीक है। जर्मनी में मैंने नौकरी की, अच्छा। पहली दफ़ा ज़िंदगी में। अच्छा। अच्छा, नौकरी भी बड़ी दिलचस्प थी। मैं वाहिद पाकिस्तानी, बाकी सारे जर्मन या टर्क्स या इटालियंस। अच्छा। तो मैं उनमें घुल मिल गया। वाह। एक इटालियन मेरा दोस्त बन गया, उसको भी बड़ा शौक था गाने बजाने का। वो इटालियन रेवोल्यूशनरी दूसरी जंग अजीम के गाने गाता था, जज्बाती गाने। वाह वाह। उसके साथ दोस्ती हो गई। उसने कहा बनी तुझे पहले सिंगर बनाना है। अच्छा। मैंने कहा कैसे बनाएगा भाई, यहाँ तो हम पेज बनाते हैं फैक्ट्री में। कहता नहीं। वो ढूंढने लग गया, एक इश्तिहार उसको मिला कि लीड सिंगर चाहिए था एक रॉक हैवी मेटल बैंड। वाह। वो ले गया मुझे, कहता चल। मैंने कहा छोड़ यार, ये मैं कुछ और गाता हूँ। क्या नहीं, चल। ले गया, कहता दिस मैन सिंगर। अच्छा भाई, कहता तू जर्मन है ही नहीं, तुझे अंग्रेजी गाना आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है। उन्होंने कहा कुछ गा। मैंने कहा गिटार दो। गिटार दी, मैंने गाया। कहते ओके फ्रॉम टुमारो यू कम फॉर प्रैक्टिस। अच्छा। फिर हमने लोकल छोटे मोटे यूथ क्लब्स वगैरह, हॉस्टल्स वगैरह में, पब्स में क्या बात है। हम परफॉर्म करते थे। लेकिन आर म्यूजिक वाज लाउड
और वो लड़के जो थे दे वर सच गुड म्यूजिशियंस। नाम याद है? कुछ बैंड था, क्या था? बैंड का नाम था मॉड ब्रूस्टर, अच्छा। और उनमें से एक हामन जो था वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया था। वो भी मेरी तरह हिप्पी टाइप था। वाह। ही इज नाउ प्लेइंग, लेकिन अब शायद रिटायर हो गया हो। ही एंडेड अप प्लेइंग फॉर द नॉर्थ जर्मन रेडियो। उनके वो है NDR, नॉर्थ डॉइचे रूनफुंक, यानी कि नॉर्थ जर्मन रेडियो। अच्छा उनके ऑर्केस्ट्रा में अच्छा, he ended up playing there. He was that good. क्या बात है। यानी कि ऑर्केस्ट्रा में बेशक, ये हल्का आदमी नहीं, हल्का आदमी का कोई काम नहीं। कोई काम नहीं, सही बात है। तो मेरी खुशनसीबी है जिनके साथ मैंने काम किया वो मेरे से बहुत बेहतर थे, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड थे, तो आपने सीखा। तो मैंने उनसे सीखा। सही, अजहर हुसैन यार, ही इज अ माइस्ट्रो, बिल्कुल उससे मैंने सीखा। बिल्कुल सही। उसके कोलीग्स जो थे, एक वो रशीद अत्रे साहब का बेटा, वजाहत अत्रे, वजाहत अत्रे का छोटा भाई छोटा भाई, अच्छा, जावेद, जावेद अत्रे, सही, जिमी अत्रे के जिमी जो वालिद साहब, वाह। उनके साथ वो सारे मेरे से बहुत बेहतर थे। मैं तो सबसे कम टैलेंटेड आदमी था। तो जब मैं जर्मनी में था मैंने कहा यार इस म्यूजिक को अगर लेके उर्दू बोल बना दो अच्छा, तो कैसा रहेगा। कैसा है, वाह वाह, क्या बात है। तो ये आइडिया था। लेकिन व्हेन आई वेंट टू जर्मनी के बाद मैं इटली गया, वहाँ मैंने बैंड ज्वाइन किया, फिर मैंने म्यूजिक कंपोज करना शुरू किया। सही, वो मैंने उर्दू म्यूजिक कंपोज किया, लेकिन बिल्कुल यूरोपियन तर्ज पे। ठीक है, फिर 6 महीने के लिए मैं पाकिस्तान आया, मैंने उसकी शायरी यहाँ करवाई लाहौर में। ठीक है। वो शायरी किसने की थी? दिल में वो शायर हो तुम? थे जी मंजूर अख्तर। ठीक है। मैंने एक दोस्त को कहा यार, ये आपकी पहली एल्बम है ना, पहली दिल में हो एल्बम। तुम वाली? पहली एल्बम। मैंने कहा यार मुझे शायर चाहिए। वो एक दिन बंदा ले आया। अच्छा वो बंदा, उसने चप्पल पहनी हुई, शर्ट निकली हुई, पान गिर गई। अच्छा। मैंने कहा ये कौन है? कहता शायर है। मैंने कहा क्या नाम है तेरा? कहता जूरी मुझे कहते हैं, मेरा नाम मंजूर है लेकिन मुझे जूरी कहते वो हैं। शायरों का हिप्पी होगा ना। बड़ा गरीब आदमी। अच्छा। बेचारा। मैंने कहा तू करता क्या है? कहता है मैं कस्टम पब्लिक स्कूल में तीसरी जमात का उस्ताद हूँ। मैंने कहा तू शायरी कर लेता? कहता कभी की नहीं। अच्छा। तो तू क्या करता? कहता मैं वहाँ हमारे मोहल्ले के आरे बाजार की मस्जिद में नाते कवालियाँ लिखता हूँ कभी कभार। अच्छा। मैंने कहा लिख लेता है ना नाते? कहता हाँ जी। मैंने कहा फिर गाने भी लिख, शायरी भी कर लेगा। ठीक है। उसने मेरा ये हिट गाना लिखा। तुम लिखा था। क्या बात है। 4, 5, 6, 7 गाने थे उस मतलब उस एल्बम एल्बम के गाने लिखे? उस एल्बम के सारे नहीं, अच्छा। कुछ मेरे दोस्त जीशान हसन ने लिखे थे। लेकिन उसने वो लिखे। एंड आई टेल यू के ऐसा बंदा उसके बाद मुझे मिला नदीम असद। अच्छा। यानी कि जो मैं बेसिकली होता क्या है फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से होता रहा, इंडिया में होता, पाकिस्तान, शायर शायरी लिखता है, फिर मौसीकार धुन बनाता है। आपने उलट किया? मैंने उल्टा किया। मैंने धुन बना ली और कहा इसमें शायरी शायर को मैंने अरेस्ट कर लिया कि भाई इसी के पैरामीटर्स के अंदर अंदर आपने आए हैं करना है। इट इज सच ए डिफिकल्ट जॉब भी शायर के लिए। अच्छा। शायर के लिए बड़ा मुश्किल काम है। यानी साबिर जफर साहब ने, इसका मतलब है, बड़ी मेहनत की है। साबिर जफर साहब ने 2 गाने लिखे मेरे लिए, लेकिन साबिर जफर साहब तो खैर बहुत बड़े शायर हैं। क्या बात है। लेकिन ये जूरी वो एक वाहिद आदमी था, वो कहता था ठीक है सर, अच्छा। ऐसे है, इतने हैं, 4 बार्स का ये है, ठीक है जी 4 बार्स में वो लिख देता था। समझ नहीं आती थी कि वो क्या कर रहा। वाह। लेकिन फिर मैंने वो जाके इटली पे रिकॉर्ड किया है। अजहर हुसैन को मैंने टेपें भेजी। मैंने कहा अजहर यार ये रिलीज करवा। अच्छा। उसने यहाँ बातें की, नहीं हुआ। क्या वो EMI वाले, मैंने वो वाकया पढ़ा है आपका कि वो थोड़ा झिझक रहे थे कि ये नया तजुर्बाती म्यूजिक है, तो अरशद महमूद डर रहे थे उसको रिलीज अरशद भाई डर रहे थे।
मुझे बाद में पता चला, अच्छा हासन ने मुझे बताया, कहता है यार अरशद चलता है तेरा काम रिलीज करने से। मैंने कहा क्यों? कहता है यार ये बड़ा अनयूजुअल काम है। हाँ, लेकिन फिर फाइनली हुआ वहाँ से रिलीज। फाइनली किया उन्होंने, किया। और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। यानी ये माए इदारा, उनके जो मालिकान हैं अरशद भाई की, वो आजकल मेरा ख्याल नेपा के जी, head नेपा हैं। में होते हैं। हाँ, बड़ा काम किया अरशद भाई के साथ। तो यानी फिर वो गाड़ी इस तरह ट्रैक पे चढ़ी, और ये जो, और मैंने ये भी पढ़ा आपके बारे में कि आप ये गाना यहाँ बनवा के दे के चले गए, रिलीज हो गया, आप यूरोप चले मैं गए, यूरोप चला जब वापस आए तो हर जगह ये बज रहा था और आप एक स्टार बन चुके थे। मुझे पता नहीं था। ये वाकई सच है, हाँ, क्योंकि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। अच्छा, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे यूरोप भेज दिया, अच्छा, और फिर मैंने कहा मैंने वापस नहीं आना। सही। फिर ये गाना वापस लाया आपको? नहीं, सकते हैं। गाना भी वापस नहीं लाया। वो मेरे वालिद साहब ने फिर फ़ोन किया कि यार तुम आ जाओ, मैं अकेला रह गया हूँ। अच्छा, तो फिर मैं वापस आया 93 में। अच्छा, नहीं, बल्कि मेरी वालदा बीमार हुई थी उस अच्छा, अच्छा, क्योंकि 89 में आपका ये पहला एल्बम आया था। हाँ। और रिलीज करके मैं 90 में चला गया यूके, 93 में वापस आया। ठीक, ठीक। और जब तक फिर आपका ये गाना, इतना मकबूल हो गया था, वाह क्या बात है, बस फिर मैं यहीं का रह गया, फिर कराची आइट हो गया। वाह 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 वाह, फिर क्या। उसके बाद कौन होगा कि उसमें हाँ, रिलीजिंग की प्रॉब्लम 94 में आया था जो एल्बम आप। EMI ने के साथ बड़े लेबर प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो ये उन्होंने बंद कर दी फैक्ट्री। आपके गाने जो अब चल रहे हैं यूट्यूब पे भी नज़र आते हैं, मुख्तलिफ उसके रीमेक भी बने हुए हैं, तो आपके ये जो 4 एल्बम्स हैं और ये जो गीत हैं, क्या इनकी रॉयल्टी वगैरह आपको मिलती है आज? पहली 2 एल्बम्स की नहीं मिलती है। क्यों? या रॉयल्टीज मिलती तो हैं, अच्छा, रॉयल्टीज मिलती है, लेकिन और जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे ये चलते हैं, तो वो कुछ नहीं उसका। वो इसलिए नहीं मिलती कि हमने उस वक्त, हमें तो कुछ पता नहीं था। हमने कहा EMI को एल्बम रिलीज कर दो, उन्होंने कहा ये साइन करो। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि परपेचुइटी में फॉरएवर सारे राइट्स उनको दे दिए। ओ, तो जाहिर सी बात है, वो अभी मैंने YouTube पे ये 2 गाने चढ़ाए थे उसी एल्बम के। अच्छा। वो री एडिट करके अच्छा, उसमें वो आ गया था। एतराज़ आ गया उनका फौरन? नहीं, उन्होंने इतराज तो नहीं किया, क्योंकि मेरे खुद अपने गाने हैं। उन्होंने कहा कि इसके आपके पैसे नहीं मिलेंगे आपको इन 2 गानों के, सही, वो जाएंगे डायरेक्टली EMI EMI को, और फिर मेरा हिस्सा, मेरी रॉयल्टी EMI देगा। ओके, विच इज ओके। ठीक है, सही। तो इस तरह से ये आपका ये सिलसिला सब चला। अच्छा, अब चूँकि प्रोग्राम तो पता ही नहीं चला आपसे बात करते हुए, बिल्कुल इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया। आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आज का म्यूज़िशियन है, क्या मशवरा देंगे उसको? कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ जीन्स फाड़ के, बाल बढ़ा के ही म्यूज़िशियन बन जाता है आदमी। क्या सिर्फ हुलिये में तब्दीली लाज़मी है नहीं, या कुछ और भी करना होता है? नहीं, ये जितना भी आजकल म्यूजिशियन है, और जो अच्छा म्यूजिशियन है, एस्टैब्लिश लड़के हैं, कोक स्टूडियो ने बड़े लड़के लड़कियां निकाले हैं जी, वो सुना एक और कोई जी, अभी नया एक आया है, बिल्कुल, These boys and girls have worked very hard, है ना? बहुत मेहनत हुई है। अब तो समझ आ गई है लोगों को, बच्चों को। हाँ, नहीं, कई तो होते हैं, बहुत सारे ऐसे लेकिन हैं, जब आप क्रूड लोगों ने दौर शुरू किया है। था, हमारे जमाने में तो नहीं था कंप्यूटर ना? हाँ, कुछ नहीं था कुछ ना। नहीं था, बहुत मेहनत आप लोगों अगर ने। हमने लड़की को इम्प्रेस करना है तो हमको गिटार सीखनी थी। वाह, और आप दिल फेंक भी रहे हैं थोड़े थोड़े। अरे यार, वो तो चलता रहता है। देखिए, कौन सा ऐसा बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जो दिल फेंक। सही, और ठीक है, आर्टिस्ट नहीं होगा तो कौन होगा? सही बात। तो अच्छा, तो मशवरा अब बस मैं चाहता हूँ कि आपका आ जाए कि क्या करें वो मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए म्यूज़िक को। नहीं, वो सही ट्रैक पे है। अच्छा, सही ट्रैक पे आपको लगता है? मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। 2-3 लोग हैं, जैसे आपके वाइटल साइंस के जो ये जो कोक स्टूडियो चला, रोहेल हयात हो जी। गया, काशान अदमानी हो गया, ये मुँह वगैरह, ये सारे। अच्छा, ये तारिक रोड पे जो आपका स्टूडियो होता था, वहाँ तो ये सारे आते थे, बैठते थे आपके साथ? मुँह वगैरह वहीं होते थे हर वक्त।
वहाँ कराची का हर म्यूजिशियन वहाँ बैठा है बहुत आपके लोग साथ। आए, बहुत लोग आए। बिल्कुल। अली हैदर ने वहाँ 2 एल्बम्स की हैं। मेहदी हसन खान साहब ने अपनी जो आखिरी 2 एल्बम्स की थी यहाँ इस बिल्डिंग में की थी, अच्छा मेरे स्टूडियो में। अच्छा क्योंकि वहाँ मैंने 96 में खोला था, 98 में गजनफर साहब ने मुझे यहाँ बुला लिया सही। इंडस इंडस में। उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ एंटरटेनमेंट का, तो मैं जगह दे रहा हूँ, इधर आ जाओ। क्या बात है, वाह। तो दैट वाज इट। फिर उसके बाद मैं बिजनेस में चला गया, अच्छा, स्कूल खोला अपनी वाइफ के लिए। सही। फिर मैं टाइम नहीं दे सका स्टूडियो सही। को, और फिर स्टूडियो मेरा ऑब्सोलीट हो गया। एक ज़माने में 96 जब खुला था, इट वाज अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो। अच्छा, लेकिन 2010 तक वो ऑब्सोलीट हो चुका था, ठीक। क्योंकि हर आदमी जो हमारा क्लाइंट था उसने कंप्यूटर खरीद लिया सही और वो अपने गाने घर में बनाने लगा। सही, ठीक। तो ये सिलसिला रहा। वो फिर मैंने स्टूडियो बंद किया। 2013 में मुझे कैंसर हो गया। सही। तो ये है मेरी हाँ हाँ, क्या बात है, छोटी सी। वाह, क्या बात है। आइडियल लाइफ गुजारी है आपने। मैंने अच्छी लाइफ गुजारी है, बेशक। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने टर्म्स पे गुजारी है। और मज़े की बात ये, नौकरी एक ही दफ़ा की है मैंने ज़िंदगी खुश नसीब हैं आप। बहुत खुश नसीब। अब बिल्कुल अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा नवाजा। बिल्कुल अपनी शराइत पर ज़िंदगी अगर गुजार ली आपने तो मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी है। हाँ। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारी नहीं चाय सर, खाने में आए। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे इतना एहसास दिया कि आपने इनवाइट किया अपने चैनल पे। बेहद मेरे देखने वाले भी जो है वो खुश हुए होंगे, मैं भी खुश हुआ हूँ। हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी के किसी मोड़ पर दोबारा आपके साथ बैठेंगे और मज़ीद बातें करेंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन से भी इजाज़त लेनी है, आपसे भी इजाज़त लेनी है। नाजरीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात किसी ऐसी ही सदाबहार शख्सियत से। और बनी साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे चाय खाने। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।